हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांशी क्लासेस। आज आपको मृदा के बारे में बताया जाएगा। क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों तथा जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूपर्पट्टी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं, उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। क्या आपने वन महोत्सव मनाते समय अपने स्कूल के मैदान में वृक्ष लगाने के लिए कभी गड्ढा खोदा है? क्या इस गड्ढे में मिट्टी की परतें समरूप थी अथवा इसमें शीर्ष से तली तक मृदा के रंग अलग अलग थे? यदि हम भूमि पर एक गड्ढा खोदें और मृदा को देखें तो वहां हमें मृदा की 3 परतें दिखाई देती हैं, जिन्हें संस्तर कहा जाता है। क संस्तर सबसे ऊपरी खंड होता है, जहां पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों तथा जल से संयोग होता है। ख संस्तर क संस्तर तथा घ संस्तर के बीच संक्रमण खंड होता है, जिसे नीचे व ऊपर दोनों से पदार्थ प्राप्त होते हैं। कुछ जैव पदार्थ होते हैं, तथापि खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। घ संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है। यह परत मृदा की निर्माण प्रक्रिया में प्रथम अवस्था होती है और अंततः ऊपर की 2 परतें इसी से बनती हैं। परतों की इस व्यवस्था को मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। इन 3 संस्तरों के नीचे एक चट्टान होती है, जिसे जनक चट्टान अथवा आधारी चट्टान कहा जाता है। अब हम मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच भू आकृति, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियां पाई जाती है। इन्होंने भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियों के विकास में योगदान दिया है। प्राचीन काल में मृदा को 2 मुख्य वर्गों में बांटा जाता था, उर्वर जो उपजाऊ थी और ऊसर जो अनुवर थी। 16वीं शताब्दी में मृदा का वर्गीकरण उनकी सहज विशेषताओं तथा बाह्य लक्षणों जैसे गठन, रंग, भूमि का ढाल और मिट्टी में नमी की मात्रा के आधार पर किया गया था। गठन के आधार पर मृदाओं के मुख्य प्रकार थे बलुई, मृण्मय, पांशु तथा दोमट। रंग के आधार पर वे लाल, पीली और काली इत्यादि थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक संस्थानों द्वारा मृदा के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। सन 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी जैसे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मृदाओं के व्यापक अध्ययन किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन एवं संस्थान ने भारत की मृदाओं पर बहुत से अध्ययन किए। मृदा के अध्ययन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के प्रयासों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार हैं। उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जलोढ़ मृदाएं, काली मृदाएं, लाल और पीली मृदाएं, लेटेराइट मृदाएं, शुष्क मृदाएं, लवण मृदाएं, पिटमय मृदाएं और वन मृदाएं। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं।
ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली मिलती हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की होती है। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई है। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़ है जो महीन खाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। बांगर पुराना जलोढ़ होता है जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियमी संगठन अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। इसका रंग निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर करता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है। काली मृदाएं काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती है। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है। सूखने पर ये सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनमें स्वतः जुताई हो गई हो। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशिया तथा एल्यूमिना के तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटाश की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं का होता है।